नमस्कार दोस्तों। आरएनए नर्सिंग क्लासेज के इस अगले लाइव सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि आरएनए नर्सिंग क्लासेज हमेशा क्वालिटी की बात करता है, हमेशा फैक्ट के साथ बात करता है। एक बार फिर से इसने यही कारनामा कर दिखाया है। आरएनयू परिवार की इस फैकल्टीज की टीम ने, आरएनयू परिवार के हर एक सदस्य ने इस काबिल मेहनत की, इस काबिल उनने अपने डेडिकेशन के साथ अपने काम को अंजाम दिया कि आज जो रिजल्ट आया है नोटसेट मेंस 7 का, वो आरएनयू परिवार के अथक प्रयासों के बाद, आरएनयू परिवार के लगभग जिनमें 30+ बच्चों ने जो आरएनयू प्री जो एम नोटसेट प्री का पेपर क्लियर किया था, उनमें से अभी तक हमारी टेक्निकल टीम लगभग 20 लोगों से कांटेक्ट कर चुके हैं। उन 20 के 20 की अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो चुका है। उनको अच्छी कॉलेज, अच्छी एम्स, अच्छी जगह उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। ये हम आपसे पहले भी बोल चुके थे कि बहुत ही कम समय में आरएनयू का इतना बोलबाला हो गया है और वो क्वालिटी के साथ बात करता है। एक बार फिर आपके सामने रिजल्ट लेकर आए हैं। 20+ बच्चों के साथ बात हो चुकी है और हमारी टेक्निकल टीम और हमारे एमडी सर लगातार उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी संख्या और बढ़ती जा रही है। जितने 30+ बच्चों ने प्री क्लियर किया था, उनमें से 20 से कांटेक्ट किया जा चुका है। उनका अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया है। आरएनयू है तो मुमकिन है। एक बार फिर से आरएनयू परिवार ने ये कर दिखाया है। प्री में जैसा रिजल्ट दिया था, उससे कई गुना बेहतरीन मेंस के अंदर आरएनयू परिवार ने रिजल्ट दिया है। आपके सामने उन सभी के नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कल जो क्लास होगी, कल बेहतरीन जो क्लास होने वाली है, आपके सामने उन बच्चों के रोल नंबर से फैक्ट के साथ बात करते हैं। रैंक और रोल नंबर के साथ हम उन बच्चों के आपके इंटरव्यू दिखाने वाले हैं कि कैसे उनने आरएनयू परिवार के साथ कदम के कदम साथ मिला करके आगे बढ़े और साथ ही उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो कल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने वाला है, वो आप देखिए और आरएनयू परिवार के साथ फटाफट जुड़ रहे। आपके भी सपनों का जो पंख है, उनको उड़ानों को अपन बुलंदियों पर पहुंचाएंगे और आपके जितने भी सपने हैं, जो भी सपना आप लिए हैं, आपके माँ बाप का सपना है, उनको पूरा करने में आरएनयू परिवार का एक अहम योगदान रहेगा। ये हमारे आरएनयू परिवार का आप लोगों से वादा है। तो अपन शुरू करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो तो खुशी की बात है ही कि आरएनयू परिवार ने एक बार फिर ये कर दिखाया है कि आरएनयू है तो क्वालिटी के साथ हर एक बच्चे के अच्छे मार्क्स के साथ वो सेलेक्ट हुआ है। और अभी अपन बात करेंगे, आज अपन बात करेंगे अपने रेगुलर टॉपिक की, रेगुलर सब्जेक्ट की, ऑप्शन गायनी की अगर अपने आप बात करने वाले हैं। और ऑप्शन गायनी का अपन ने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इंटरनल जेनाइटेलिया बोले तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लगभग पोर्शन कवर कर लिया है। आज अपन जो टॉपिक करने वाले हैं वो 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक होगा उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं यूटेराइन एनामलीज की बात करने वाले हैं कि क्या होगा अगर यूटेरस को बनाने वाली जो डक्ट थी, मुलेरियन डक्ट जिसको अपन बोल रहे थे, क्या होगा अगर मुलेरियन डक्ट जो है वो अगर फ्यूज ना हो। मुलेरियन डक्ट अगर फ्यूज हो तो वो पार्शियली हो, अगर फ्यूज हो गई तो जो उनके बीच में बनने वाला सेप्टम है, वो सेप्टम अगर डिजोल्व नहीं होगा तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी वहां पर। तो ये सारी अपन बात करेंगे। दूसरा अपना जो मेन टॉपिक होगा वो होगा मुलेरियन एजेनेसिस का। किसका होगा? मुलेरियन एजेनेसिस का होगा कि क्या होगा अगर मुलेरियन डक्ट बनी ही नहीं, बनी फ्यूज नहीं होगी तो क्या होगा। यूटेराइन एनालिसिस देखेंगे अपन को, बनी ही नहीं तो मुलेरियन एजेनेसिस, जिसको अपन एमआरकेएच पे बोलते हैं। अभी देखेंगे एमआरकेएच क्या है उसका नाम, ठीक है। और तीसरा और लास्ट जो पॉइंट होगा अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, वो होगा कि इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई क्या होगी। ये लास्ट वाला जो 5-10 मिनट का छोटा सा टॉपिक रहेगा। मेन जो टॉपिक रहेगा अपना यही रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, हाई स्कोरिंग ये भी टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपके सामने ये रामबाण है, आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये रामबाण है। ये जो बच्चे 20+ के साथ बात हो चुकी है और कंटिन्यू हमारी टीम बात की जा रही है, जो बच्चे आज अपने मुकाम पे पहुंचे हैं ना, हमने जो सफलता हासिल करी है ना, उस सफलता के अंदर ये रामबाण है। ये 365 टेस्ट सीरीज जो आपको दिख रही है ना, ये केवल 1500 रुपए में जो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है ना, सारे क्वेश्चन जो थे लगभग अगर एज इट इज नहीं आए हैं तो उसी पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं, जिस पैटर्न से हमने हमारी टेस्ट सीरीज सेट करके ऑनलाइन ऐप पे डेली जो टेस्ट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो जो टेस्ट हमने सेट करे थे, क्वेश्चन पेपर हमने क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियो वाले जो सेट करे थे, वो ही क्वेश्चन
पेपर या तो एज इट इज आया है क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन एज इट इज आया है पेपर के अंदर, या वो जो फॉर्मेट जो हमने दिया है, जो फॉर्मेट में क्वेश्चन हमने बनाए, जो लैंग्वेज हमने यूज करी है, उसके अकॉर्डिंग लगभग क्वेश्चन कवर हो गए थे। तो आप भी फटाफट जुड़ जाइए आरएनयू परिवार के साथ। आरएनयू आपके हर कदम पे साथ है। आरएनयू आपके हर सपनों को मुमकिन करेगा, आपके सपनों को, पंखों को नई उड़ान देगा, और आपके इन अरमानों को बहुत जल्द पूरा करने में आपका मददगार साबित होगा। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं किसकी, यूटेराइन एनामलीज की अपन बात करने वाले हैं कि यूटेराइन एनामलीज जो है वो कौन कौन सी आपको देखने को मिलेगी। देखो अपन ने बात करी थी कि दो मुलेरियन डक्ट होती हैं, वो दो मुलेरियन डक्ट लेफ्ट और राइट, वो दोनों जो है वो आती हैं और आकर के क्या हो जाती है, फ्यूज, क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि जो मुलेरियन डक्ट थी, वो मुलेरियन डक्ट क्या करती है, फ्यूज होती है, क्या होती है, फ्यूज होती है, और फ्यूज होकर के क्या क्या बनाती हैं, यूट्रस बनता है, सर्विक्स बनती है, फैलोपियन ट्यूब बनती है, और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, अपर वन थर्ड ऑफ वेजाइना जो होता है इसी मुलेरियन डक्ट से बनता है। अगर इसकी फ्यूजन के अंदर अगर डिफेक्ट हो गया तो कौन कौन सी दिक्कतें आपके सामने आएंगी, उसके बारे में अपन बात करेंगे आज। तो मुलेरियन डक्ट जो है वो फ्यूज हुई, फ्यूज हुई तो देखो इधर वाली मुलेरियन डक्ट आई, इधर वाली मुलेरियन डक्ट आई, और दोनों ने फ्यूज होकर के क्या अपनाया, ये अपना यूट्रस बनाया, वेजा सर्विक्स और वेजाइना। ये एक रो डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया। अगर देखो ये दोनों फ्यूज होगा, इधर वाला भी फ्यूज होगी, इधर वाली भी फ्यूज होगी, बीच में एक सेप्टम बनेगा, और देखा जाए तो एक सॉलिड ऑर्गन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉलिड ऑर्गन बन के आपके सामने हो जाएगा। तो फ्यूज होगा, फ्यूज होगा तो क्या होगा, वहां पर सॉलिड ऑर्गन के फॉर्म में आपके सामने दोनों फ्यूजन से बनने वाला जो ऑर्गन वो सॉलिड आपको दिखने लगेगा। देखो सॉलिड क्या, इसको अपन एक रो डायग्राम से समझ लेते हैं कि मुलेरियन डक्ट आई, मुलेरियन डक्ट ने आके क्या किया, मुलेरियन डक्ट ने आकर के क्या किया, इधर वाली मुलेरियन डक्ट आई, इधर वाली मुलेरियन डक्ट आई, इधर वाली ने भी क्या बनाया, ये अपना यूट्रस वाला पोर्शन बनाया, इधर वाली ने भी क्या बनाया, ये यूट्रस वाला पोर्शन बनाया। ये हो गया बीच के अंदर, ये वाला पोर्शन जो था पूरा ऐसा मान लो, ये वाला पोर्शन आया इस वाली मुलेरियन डक्ट से, और ये वाला जो पोर्शन था वो आया किससे, ये वाली से। और अगर अपन बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये अपनी हो गई सर्विक्स, और ये कौन सा पार्ट हो गया अपना, वेजाइना वाला, और ये हो गया यूट्राइन कैविटी बनेगी। ये देखो ये यूट्राइन सेप्टम हो गया, ये क्या हो गया अपना, यूट्राइन सेप्टम बीच के अंदर। बीच के अंदर क्यों, क्योंकि लेफ्ट वाली लेफ्ट वाला पोर्शन बनाएगी, लेफ्ट राइट वाली लेफ्ट वाली, और आके ऐसे जुड़ेंगे जुड़ेंगे तो इस वाला पोर्शन इधर मैच होगा, इसका इधर वाला पोर्शन इसके साथ मैच होगा। तो यहाँ पर देखो एक सेप्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सेप्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। एक कैविटी है, एक कैविटी है, मतलब ऐसा मान के चलो कि एक सॉलिड ऑर्गन बन गया फ्यूजन से। किसके फ्यूजन से, मुलेरियन डक्ट के फ्यूजन से एक सॉलिड ऑर्गन बन के आपके सामने हो गया। अब इस सॉलिड ऑर्गन के अंदर क्या चाहिए, अपन पढ़ते हैं ना यूटेराइन कैविटी, जहां पर फीटस जाकर के, बच्चा जाकर के, एम्ब्रियो जाकर के, जाइगोट जाकर के क्या होता है, इम्प्लांट होता है। तो वो कैविटी कैसे बनेगी, देखो सॉलिड ऑर्गन बन गया। अब इसके अंदर क्या होता है, कैविटी का फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, कैविटी का फॉर्मेशन होता है, कौन सी प्रोसेस से, उसको अपन बोलते हैं कैनालाइजेशन। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, कैनालाइजेशन की प्रोसेस होती है कि यहाँ से, और देखो फ्यूजन जो होता है हमेशा याद रखना उसकी जो साइज जो होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, क्रेनियल टू कोडल, मतलब हेड से वो टेल की तरफ फ्यूज होगा। और जो कैविटी की कैनालाइजेशन की होती है उसकी भी जो होती है वो डायरेक्शन वो कौन सी होती है, क्रेनियल टू कोडल। क्रेनियल मतलब हेड वाली साइड और कोडल मतलब टेल वाली साइड होती है। और ये कैनालाइजेशन की प्रोसेस कब होती है, ये होती है इंट्रा यूट्राइन लाइफ के 18 से 20 वीक के अंदर अपन को ये देखने को मिलती है, ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। मुलेरियन डक्ट जो होती है दोनों साइड की आती है, फ्यूज हो जाती है, फ्यूज होने के बाद एक सॉलिड ऑर्गन बनता है। अब उसके अंदर कैविटी बनना स्टार्ट होती है। वो कैविटी किस प्रोसेस से बनती है, वो बनती है कैनालाइजेशन से। इससे बनती है वो, कैनालाइजेशन से बनती है। और कैनालाइजेशन कैसे होता है, उसकी डायरेक्शन और फ्यूज होने की डायरेक्शन, चाहे तो वो आपको मुलेरियन डक्ट के फ्यूज होने की डायरेक्शन पूछे, चाहे तो आपको कैनालाइजेशन की डायरेक्शन पूछे, हमेशा याद रखना वो होगी क्रेनियल टू कोडल। और कैनालाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कब स्टार्ट हो जाती है,
वो हो जाती है इंट्रा यूट्राइन लाइफ की 18 से 20 वीक जब उसको हो जाता है तब उसका कैनालाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया क्या? ये तो नॉर्मल प्रोसेस थी, ये तो नॉर्मल प्रोसेस थी। अब इस नॉर्मल प्रोसेस से थोड़ा सा भी डेविएशन हुआ, ये मुलेरियन डक्ट आके फ्यूज ही नहीं हुई, फ्यूज हुई तो पार्शियली हुई। ठीक है, मान लो क्रेनियल क्रेनियल वाला पार्ट ही फ्यूज हुआ, उसका कोडल वाला पार्ट क्या हो गया, बच गया। ठीक है, या फिर फ्यूज हो गई लेकिन जो बीच में ये सॉलिड सेप्टम बना है, बीच में जो सेप्टम बना है, मान लो वो डिजोल्व नहीं हुआ, कैनालाइजेशन की प्रोसेस हुई। कैनालाइजेशन की प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि ये जो सेप्टम बना है उसका क्या हो जाएगा भाई साहब, डिजोल्यूशन, ये डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्यूशन ऑफ इंटरवेनम सेप्टम, जो इन दोनों मुलेरियन डक्ट के बनने से बीच में जो सेप्टम बना था, वो सेप्टम जो होगा वो कैनालाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा, डिजोल्यूशन हो जाएगा उसका। इसलिए वहां पर क्या बन जाएगी, कैविटी का फॉर्मेशन होगा, और कैविटी अपन को जरूरी है। तो देखो यहाँ पर अपन जो पढ़ेंगे वो चार टाइप के यूट्रस या चार टाइप के यूटेराइन एनामली पढ़ेंगे। कैसे कैसे एनामली बन सकती है? मुलेरियन डक्ट आई, ठीक है, मुलेरियन डक्ट आई, या तो वो फ्यूज होने में गड़बड़ कर रही है, मतलब राइट वाली आई लेफ्ट वाली आई, वो या तो फ्यूज होने में गड़बड़ कर रही है, कि पार्शियली फ्यूज हो गई, मतलब आधी फ्यूज हो गई आधी क्या हो गई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आजा, गुड इवनिंग। तो क्या बात करे थे अपन कि राइट वाली मुलेरियन डक्ट आई, लेफ्ट वाली मुलेरियन डक्ट आई, वो या तो फ्यूज हुई पार्शियली, मतलब उसका क्रेनियल वाला, अभी अपन ने क्या बात किया था कि जो फ्यूज होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, हमेशा क्रेनियल टू कोडल में होता है। मतलब क्या होगा, क्रेनियम मतलब हेड वाली साइड से बनेगा और टेल वाली साइड की तरफ जाएगा, फ्यूज होना स्टार्ट स्टार्ट होगा हमेशा क्रेनियल। चाहे कैनालाइजेशन की बात करे वो, चाहे वो फ्यूजन की बात करे। तो कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर यहाँ पर अपन को यूट्रस के अंदर या सर्विक्स के अंदर एनामली देखने को मिलेगी? तो पहला, लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों मुलेरियन डक्ट आई, दोनों पार्शियली फ्यूज हो गए, कि क्रेनियल साइड का थोड़ा सा पोर्शन उसका फ्यूज हो गया, बाकी कोडल साइड का बच गया। पहली कंडीशन तो ये, ठीक है। दूसरी कंडीशन, वो कंप्लीट ही फ्यूज नहीं हुई, फ्यूज हुई ही नहीं, लेफ्ट वाली अपना काम कर रही है, राइट वाली अपना काम कर रही है। इनका काम क्या है, यूट्रस, सर्विक्स और अपर वन थर्ड ऑफ वेजाइना बनाना, डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा था आपने। ठीक है, तो लेफ्ट वाली अलग अपना काम कर रही है, राइट वाली अलग काम कर रही है, मतलब फ्यूज हुई ही नहीं। दूसरी कंडीशन ये होगी। तीसरी कंडीशन, अरे फ्यूज तो हो गई, अरे फ्यूज तो हो गई, लेकिन डिफेक्ट किस में आ गया, पेनलाइजेशन में डिफेक्ट आ गया। मतलब फ्यूज होने से जो इंटरवल सेप्टम बना था वो सेप्टम डिजोल्व नहीं हुआ। अगर सेप्टम डिजोल्व नहीं हुआ तो क्या हुआ, फ्यूजन तो अच्छे से हो गया, क्रेनियल पोर्टल चला, लेकिन कैनालाइजेशन के अंदर डिफेक्ट आ गया। तीसरी कंडीशन ये आ गई। और चौथी कंडीशन क्या आ गई कि एक साइड की ही मुलेरियन डक्ट बची, दूसरे साइड की का जेनेसिस ही नहीं हुआ, दूसरे साइड की जो हुई थी मुलेरियन डक्ट वो डेवलप ही नहीं हुई। चाहे तो राइट वाली हो गई, चाहे तो लेफ्ट वाली हो गई, चाहे तो राइट वाली हो गई, चाहे तो लेफ्ट वाली हो गई। तो दूसरी कंडीशन क्या आ गई अपने पास, लास्ट कंडीशन क्या आ गई कि एक साइड की मुलेरियन डक्ट जो है डेवलप होगी और दूसरे टाइप की, दूसरे साइड की डेवलप नहीं हुई। ये चार कंडीशन अपन पढ़ेंगे यूट्रस के साथ। तो अपन शुरू करते हैं अपनी पहली, कि चलो डिजोल्व तो फ्यूज तो हो गई, मान लो फ्यूज तो हो गई। पहली कंडीशन हम यहाँ पर बात करते हैं कि मुलेरियन डक्ट कंप्लीटली फ्यूज, कि फ्यूज तो हो गई, वो लेफ्ट और राइट वाली आके कंप्लीटली फ्यूज, बट जो कैनलाइजेशन था, जो सेप्टम को डिजोल्व करने वाली प्रोसेस थी, वो कैनालाइजेशन की प्रोसेस क्या हो गई, डिफेक्टिव हो गई। डिफेक्टिव हो गई तो क्या होगा, जो सेप्टम था वो सेप्टम क्या हो जाएगा, डिजोल्व नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा। तो अपन को क्या दिखेगी वहां पर, दोनों कैविटी अलग अलग दिखेंगी, लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों कैविटी क्या हो जाएगी, अलग अलग दिखेगी। अरे कैविटी के बीच में अगर सेप्टम रह गए, कैविटी के बीच में अगर सेप्टम रह गया तो उसको अपन क्या नाम दे देंगे, उसी को अपन बोलते हैं सेप्टेट यूट्रस। उसी को अपन क्या नाम दे देते हैं, सेप्टेट यूट्रस। क्या नाम दे देते हैं, सेप्टेट यूट्रस, उसको अपन बोल देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेप्टेट यूट्रस कैसे बना, तो सेप्टेट यूट्रस के बारे में आपको क्या बताना है कि मुलेरियन डक्ट आई, फ्यूज हुई, फ्यूज हुई, लेकिन
कैनालाइजेशन नहीं हुआ, जो बीच का उसका सेप्टम बना था फ्यूज होने से वो डिसोल्व नहीं हुआ, तो बीच के अंदर एक सेप्टम रह गया, इसलिए उसको बोलते हैं अपन सेप्टेड यूट्रस। अब इसके बारे में क्या अच्छी अच्छी बातें याद रखनी बेटा जी आपको। इसके बारे में जो पहली अच्छी बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि ये मोस्ट कॉमन एनोमली है, ये मोस्ट कॉमन एनोमली है। कौन सी? सेप्टेड यूट्रस वाली जो है वो मोस्ट कॉमन एनोमली है, ये याद रखना है। ठीक है। दूसरा, मोस्ट कॉमन कॉज इसके अंदर टोटल सारी यूट्राइन एनोमलीज के अंदर, चाहे वो सेप्टेट हो, चाहे वो बाइकॉर्नियोट हो, चाहे वो डायडिल्फस वाला हो, चाहे वो यूनिकॉर्नियोट हो, इन चारों में से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी जो होगा वो भी कौन सा होगा? यही होगा। कौन सा? सेप्टेट यूट्रस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन यूटेराइन एनोमली। ये टोटल जो यूटेराइन एनोमलीज अपन पढ़ रहे हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी कौन सा होगा? यही होगा अपना। कौन सा होगा? यही होगा। दूसरा, और इसके बारे में एक अच्छी बात क्या याद रखनी है, अगर आपके पास कोई पेशेंट ऐसी हिस्ट्री लेकर के आता है, कोई गायनिक पेशेंट ऐसी हिस्ट्री लेकर के आता है कि मेरा एबॉर्शन हो रहा है, रिकरेंट एबॉर्शन हो रहा है, एबॉर्शन हुए जा रहा है, पहले का हुआ, दूसरे का हुआ, अगर ऐसी हिस्ट्री लेके आ रहा है तो सोनोग्राफी फटाफट उसके कराओ। उसके अंदर अगर बार बार रिकरेंट एबॉर्शन की हिस्ट्री दे रहा है और उसके अंदर उसका कोज जो यूटेराइन एनोमलीज में से आपको एक सेलेक्ट करना है, तो उसका भी मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा? यही होगा। उसका भी मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा? यही होगा। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ, चाहे तो एबॉर्शन का पूछे, चाहे तो रिकरेंट एबॉर्शन का आपसे पूछे, चाहे तो एबॉर्शन का पूछे, चाहे तो रिकरेंट एबॉर्शन का आपसे पूछे, तो इससे सेप्टेड यूट्रस के बारे में आपको कौन सी तीन अच्छी अच्छी बातें याद रखनी है बेटा जी? पहले आपको याद रखनी है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबॉर्शन और रिकरेंट एबॉर्शन, और तीसरा याद रखना है कि यूट्राइन एनोमलीज की मोस्ट कॉमन एनोमलीज सेप्टेड यूट्रस ही है। सेप्टेड यूट्रस ही है। अरे भेजे में गया कि नहीं गया पहला? दूसरी की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो दूसरा क्या आ जाएगा? देखो, दूसरी कंडीशन में अपन ने क्या बताया कि मुलेरियन जो डक्ट थी वो क्या हुई? पार्शियली फ्यूज हुई भैया, कंप्लीटली फ्यूज नहीं हुई। अगर वो पार्शियली फ्यूज होती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक कंडीशन बनती है जिसको अपन बोलते हैं बाइकॉर्नुएट यूटरस। क्या बोलते हैं? बाइकॉर्नुएट यूटरस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं अपन? बाइकॉर्नुएट यूट्रस बोलते हैं। अरे एसेप्टेट यूट्रस का मतलब क्या हो गया? सेप्टम डिजोल्व हो गया ना। एसेप्टेट यूट्रस का मतलब क्या हो गया? सेप्टम डिजोल्व हो गया, तो उसके अंदर तो नॉर्मल फिजियोलॉजी हो गई, उसकी नॉर्मल फिनोमेना हो गई कि नहीं हो गई? सेप्टेट है, सेप्टा है, तो मोस्ट कॉमन कॉज अपना इनफर्टिलिटी का बता दिया अपन ने, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन का बता दिया, और मोस्ट कॉमन एनोमलीज भी कौन सी होती है? सेप्टेट। अगर सेप्टा रह गया तो सेप्टेट, अगर सेप्टम डिजोल्व हो गया तो एसेप्ट। अगर एसेप्टेड यूट्रस के अंदर अगर कोई और मुलेरियन एनोमली हो रही है, वहां पर मुलेरियन जैसे कि यूनिकोर्नियोट हो गया अपना, आगे अपन बात करने वाले हैं, तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या बात करेंगे कि देखो, मुलेरियन डक्ट का पार्शियली अगर फ्यूजन हो रहा है, पार्शियली फ्यूजन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वहां पर? बाइकॉर्नियोट यूट्रस बन जाएगा। और बाइकॉर्नियोट यूट्रस की अपन यहाँ पर क्लासिफिकेशन करें तो इसको भी अपन दो टाइप से पढ़ सकते हैं। एक तो बाइकॉर्नियोट यूनिकोलिस उसको अपन बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं? बाइकॉर्नियोट बाइकोलिस उसको अपन नाम दे देते हैं। ये कोलिस जो वर्ड है ये किस पे बेस है? ये सर्विक्स पे। किस पे बेस है? कोलिस का मतलब किस पे होगा? सर्विक्स पे। तो देखो, बाई का मतलब क्या हो गया? टू। यूनि का मतलब क्या हो गया? वन। मतलब इसका जो फ्यूजन होगा वो फ्यूजन किस टाइप से होगा? इसका फ्यूजन पार्शियली ऐसा होगा कि एक तो जो होगा वो सर्विक्स तक फ्यूज हो जाएगी, एक तो जो होगी वो सर्विक्स तक फ्यूज हो जाएगी, और दूसरे वाला जो होगा वो सर्विक्स तक फ्यूज, अगर सर्विक्स तक फ्यूज नहीं हुई तो लेफ्ट वाली मुलेरियन अपनी सर्विक्स बनाएगी, राइट वाली मुलेरियन अपनी सर्विक्स बनाएगी, तो कितनी सर्विक्स बन जाएंगी? दो। और अगर वो सर्विक्स के लेवल पे आके फ्यूज हो गई तो सर्विक्स कितनी रह जाएंगी अपने पास?
एक। तो यहाँ अगर अपन बात करें यूनिकोलिस की, अगर अपन बात करें तो यूनिकोलिस के अंदर देखो अपने पास जो यूटरस होंगे वो कितने होंगे, दो। जो सर्विक्स होगी यहाँ पर, सर्विक्स के नंबर कितने होंगे, एक। और जो वेजाइना होंगी वो वेजाइना भी कितनी होगी, एक। लेकिन बाइकोलिस की बात कर दी तो क्या हो गया कि यूट्रस जो होगा उसकी कैविटी दो हो जाएंगी, यहाँ पर सर्विक्स की कैविटी भी दो मिलेंगी, और यहाँ पर वेजाइना जो होगा उसकी कैविटी कितनी मिलेगी, एक। मतलब ये देखो, अगर इधर से अपना आया कौन, लेफ्ट लेफ्ट वाली इधर से आई अपनी राइट वाली, मान लो ये वाला पोर्शन अनफ्यूज रह गया, उसके बाद नीचे वाला पोर्शन जो था यहाँ से अपनी सर्विक्स मान लो स्टार्ट हो गई, ये भी फ्यूज हो गई, ये नीचे वेजाइना वाला पोर्शन हो गया, ये सर्विक्स हो गई, ये वेजाइना वाला। अगर यहाँ से फ्यूजन उसका स्टार्ट हो गया, ऊपर वाला क्या रह गया पोर्शन, अनफ्यूज पोर्शन रह गया, तो ये तो क्या बना देगा, यूट्रस। और जो फ्यूजन वाला होगा वो क्या बनाएगा, सर्विक्स और वेजाइना। पहली कंडीशन तो ये है, पहली कंडीशन तो ये है जिसकी अपन ने क्या कौन सी वाली बात करी, यूनिकोलिस की, कि अगर सर्विक्स के लेवल तक आते आते वो फ्यूज होगी तो सर्विक्स एक। इसका उल्टा, अगर इस वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन और इधर वाले पोर्शन ने ये यूट्रस तो ऊपर छोड़ दिया, लेकिन क्या हो गया, ये सर्विक्स जो थी वो भी क्या रह गई, फ्यूज नहीं हुई, और नीचे से कौन सा पोर्शन फ्यूज हो गया इसका, वेजाइना वाला। तो ये वेजाइना वाला पोर्शन था वो केवल यहाँ पर फ्यूज हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो ये लेफ्ट राइट वाली और ये लेफ्ट वाली सर्विक्स यहाँ पर कितनी मिल गई अपन को, दो। तो अगर उसका फ्यूजन जो है, उसका फ्यूजन अगर वो चला जाता है कहाँ तक है, उसका फ्यूजन केवल वेजाइना वाले पोर्शन तक होता है तो अपन को दो। तो ये बाइकोर्निएट यूनिकोलिस होता है, ये बाइकोर्निएट बाइकोलिस होता है। बाइकोलिस मतलब नंबर ऑफ सर्विक्स वहां पर दो मिलेंगे, और यूनिकोलिस मतलब वहां पर नंबर ऑफ सर्विक्स क्या मिलेगी, एक ही मिलेगी। ठीक है, ये हो गया दूसरा बाइकोर्निएट वाला। तीसरे की अगर अपन बात करें, तीसरे में क्या होगा, मुलेरियन जो डक्ट होगी, उस मुलेरियन डक्ट का कंप्लीटली वो अनफ्यूज रह जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, अनफ्यूज रह जाएगा। तो अपने अपने पोर्शन तैयार करने लग जाएंगे मुलेरियन डक्ट, राइट वाली के पूरा फॉर्मेशन करेगी, राइट फैलोपियन ट्यूब, राइट यूट्रस या राइट वेज सर्विक्स वेजाइना। तो इसके अंदर जो सारी चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें क्यों होंगी, तो देखो अगर इधर से वो आया, अगर वो इधर से आया तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, अगर वो इधर से आई, अगर वो इधर से आई तो ये वाला पोर्शन, ये वाला उसका पोर्शन, ये उसकी क्या हो गई, वेजाइन सर्विक्स वाला पोर्शन, और ये कौन सा हो गया इसका, वेजाइना वाला पोर्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उसको क्या हो गया, ये यूट्रस इधर वाला, इसका इधर वाला यूट्रस, ये इधर वाली वेजा सर्विक्स, ये इधर वाली सर्विक्स, ये इधर वाली वेजाइना, ये इधर वाली। मतलब नंबर ऑफ यूट्रस भी आपको दो मिलेंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ सर्विक्स भी आपको दो मिलेंगे, और नंबर ऑफ वेजाइना भी क्या मिलेगी, दो मिलेगी। इसको अपन बोलते हैं डायडिल्फस यूट्रस, डायडिल्फस इसको अपन नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, डायडिल्फस। तो मोटा मोटी अगर आपको बात पूछे तीनों में से, सेप्टेट वाले के अंदर क्या था, सेप्टम रह गया था, क्यों, कैनालाइजेशन डिफेक्ट था, फ्यूजन नॉर्मल था। ठीक है, तो इसका एक अपन रो चार्ट बना ले यहाँ, इसका अगर अपन रो चार्ट बना ले, पहला अगर अपन बोले कि फ्यूजन हो गया नॉर्मल, लेकिन कैनालाइजेशन क्या रह गया उसका, डिफेक्ट हो गया, कैनालाइजेशन उसका हो नहीं पाया, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेप्टेट यूट्रस। क्या बोलेंगे, सेप्टेट यूट्रस उसको अपन नाम देंगे। दूसरा इसका अगर और भी देखना चाहिए अपन तो क्या हो गया, पार्शियली फ्यूज्ड हो गया भैया, पार्शियली क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, तो वहां पर क्या बनेगा, बाइकोर्नुएट। क्या बनेगा, बाइकोर्नुएट। अगर यूनिकोलिस पूछे और इसके अंदर बाइकोलिस अगर पूछे तो केवल फर्क रहेगा नंबर ऑफ सर्विक्स का, इसके अंदर दो और इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर हो जाएगी अपनी एक, इसके अंदर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सर्विक्स एक हो जाएगा। यूट्रस जो होगा उसके नंबर दो ही रहेंगे, वेजाइना जो होगा उसका नंबर एक ही रहेगा। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं कि कंप्लीटली फ्यूजन अगर एब्सेंट है तो कोई मसला वाला बात ये है कि राइट वाली मुलेरियन डक्ट राइट वाला पोर्शन बना लेगी, और लेफ्ट वाला जो होगा वो लेफ्ट पोर्शन बना लेगा, तो यहाँ पर सब कुछ दो दो मिलेगा, और उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, डायडिल्फस।
सीधी बात ये याद रखो। अब इसके एक डायग्राम देखेंगे, उसमें और इजीली समझ में आ जाएगा आपको। डायडेल्फस यूट्रस, इसको अपन नाम दे देते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब तो चौथी कंडीशन क्या होती है अपने पास? फोर्थ कंडीशन जो होती है उसके अंदर क्या बताएंगे अपन? ओनली वन साइडेड मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट डेवलप, ओनली वन साइडेड मुलेरियन डक्ट जो होगी वो डेवलप होगी। ठीक है, अगर एक साइड की होगी तो एक साइड का क्या बनाएगी? यूट्रस बनाएगी। एक साइड की क्या बनाएगी? वेजाइना बनाएगी। और एक साइड का क्या बनाएगी? सर्विक्स बनाएगी। मतलब एक साइड का ही अपने को मिलेगा। नंबर तो एक एक ही रहेंगे, लेकिन अपन को सिंगल साइड मिलेगा, अपन को सिंगल साइड मिलेगा। और ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, इसको अपन बोलते हैं यूनिकॉर्निएट। इसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्नुएट। अरे जब अपन ने यूट्रस की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो वहां पर अपन ने बताया था कि दो कॉर्नुआ होते हैं। फेलोपियन ट्यूब जहां पर आके अटैच होती है उस वाले पार्ट को अपन ने कॉर्नुअल पार्ट बोला था, याद है कि नहीं है? तो अगर दो फेलोपियन ट्यूब है तो बाइकॉर्नुएट, और दोनों फेलोपियन ट्यूब अगर दोनों अगर मुलेरियन डक्ट आकर के फ्यूज हो रही है, देखो जो फ्यूजन से बनता है वो बनता है कौन सा वाला पोर्शन है? अगर फ्यूज हो रही है मुलेरियन डक्ट, तो फ्यूजन से क्या क्या बन रहा था अपन ने पढ़ा था? पहला तो बन रहा था यूट्रस, दूसरा सर्विक्स, और तीसरा पढ़ रहा था अपर वन थर्ड वेजाइना। ये बन रहा था कि नहीं बन रहा था? मुलेरियन डक्ट के फ्यूजन से अपन वन थर्ड वेजाइना। जो अनफ्यूज्ड पार्ट बचता है, अनफ्यूज्ड पार्ट ऑफ मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन का जो अनफ्यूज्ड पार्ट है उसको, उससे क्या बनती है? उससे बनती है फैलोपियन ट्यूब। तो जब अपन यूट्रस की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहां पर अपन ने बताया था कि दो कॉर्नुआ होते हैं जहां पर आकर फैलोपियन ट्यूब अटैच होती है। एक और जो राउंड लिगामेंट अपन ने बताया था वो अटैच होता है। ठीक है, ये चीजें अपन ने बताई थी कि नहीं बताई थी? ठीक है, और ये देख लिया अपन यूनिको। अब यूनिकॉर्नेट यूट्रस का मतलब क्या हो गया कि एक साइड की आपको मुलेरियन डक्ट डेवलप मिलेगी, दूसरे साइड की जो होगी वो अनडेवलप रहेगी, बनेगी ही नहीं। तो एक साइड के सारे ऑर्गन अपन को मिलेंगे कैविटी के अंदर। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये जो होती है वो मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड रहती है रीनल एजेनेसिस के साथ। इसके साथ रीनल एजेनेसिस या रीनल एनामलीज, किडनी की कोई भी अगर ज्यादा बीमारी अगर आपको दिख रही है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि पता कर लेना, अगर यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है तो 99% केसेस के अंदर ये चांसेस होता है कि जिस साइड में मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ उस साइड के अदर ऑर्गन्स भी अनडेवलप रह जाते हैं या अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि जिस साइड के मुलेरियन डक्ट अनडेवलप रहती है तो उस साइड के अदर ऑर्गन भी आपको अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड मिल सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर अगर जिस साइड के मुलेरियन डक्ट डेवलप नहीं, उस साइड का हो सकता है कि यूनिकॉर्नेट यूट्रस के अंदर आपको क्या मिले? रीनल एजेनेसिस मिले। मतलब वहां पर किडनी का फॉर्मेशन हो सकता है, बने ही वहां पर किडनी बने ही नहीं, किडनी का डेवलपमेंट हो ही नहीं। तो अगर आपसे पूछता है कि मोस्ट कॉमन यूटेराइन एनोमली एसोसिएटेड विथ रीनल एजेनेसिस, आपको क्या बताना है? आपको क्या बताना है? यूनिकॉर्नेट यूट्रस। क्या बताना है? यूनिकॉर्नेट यूट्रस आपको बताना है। समझ में आया क्या? तो ये यूनिकॉर्नेट की बात होगी। तो चार टाइप के अपन ने पढ़ लिए, सेप्टेड पढ़ लिया, बाइकॉर्नेट पढ़ लिया, डाइडेल्फिस पढ़ लिया, और सेप्टेड यूनिकॉर्नेट अपन ने पढ़ लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पढ़ लिया। अब अगर बात करें अपन इनके, देखो इनका एक डायग्राम मैंने देखा, ये देखो, यहाँ पर देखो, ये जो अपनी इधर वाली मुलेरियन डक्ट, इधर वाली मुलेरियन डक्ट, जो अनफ्यूज्ड पार्ट था उसने तो क्या बना लिया? इधर देखो फेलोपियन ट्यूब, फ्यूज होकर के देखो ये अपना यूट्रस बन गया। ठीक है, ये क्या बना? ये यूट्रस बन गया। लेकिन बीच में देखो ये कैविटी है, इधर वाली ये कैविटी है, और इधर वाली ये कैविटी है। बीच में सेप्टम है कि नहीं है? अरे बीच में सेप्टा रह गया कि नहीं रह गया? तो ये जो था वो कौन सा था कि अगर डिफेक्टिव कैनालाइजेशन होता है तो उसको अपन क्या नाम दे देते हैं? सेप्टेट। तो इसको अपन क्या नाम देंगे कि ये कौन सा है? इस सेप्टेट वाला यूट्रस है बीच के अंदर। दूसरी देखो, ये जो है
ये इधर मुलेरियन डक्ट हो गई, इधर इसने बनाया, देखो फंडस जो है ऊपर से वो डिप कर रहा है, फंडस जो है ऊपर से डिप कर रहा है, लेकिन पूरा डिप नहीं कर रहा है। देखो ये बाइकोर्नुएट वाला है और ये अपना है डाइडिल्फस वाला। डाइडिल्फस वाले में तो देखो दोनों अलग ही दिख रही है, ये यूट्राइन कैविटी इसकी, ये यूट्राइन कैविटी इसकी, ये वाली सर्विक्स इसकी बन गई, ये वाली सर्विक्स इसकी, ये वाला वेजाइनल पोर्शन इसका, ये वाला वेजाइनल पोर्शन, मतलब देखने पे आपको अलग ही दिख जाएगा कि जो डिपिंग होगी वो डिपिंग अगर बहुत गहरी आपको दिखती है, या अगर ये वाला पोर्शन अगर आपको दिखता है ऐसा एक फोटो में आता है ना, अभी देखेंगे फोटो के अंदर अगर आपको एक्सरे वाला दे दे पोर्शन, अगर ऐसी वाली आपको कंडीशन दिखे कि पूरा इसका पोर्शन अलग है, इसका पोर्शन अलग है, तो वो डाइडिल्फस में जाएगा, आंख बंद करके दे देना। और अगर पार्शियली आपको फंडस दिखे, पार्शियली आपको फंडस डिपिंग दिखे, और देखो ये यूट्रस इसका अलग है, ये यूट्रस इसका अलग है, ये सर्विक्स और ये इसका वेजाइनल पार्ट, तो ये हो गया बाइकोर्नुएट। ये कौन सा हो गया? बाइकोर्नुएट। तो अगर ये सेप्टेट वाला तो समझ में आ जाएगा सीधे सीधे आपको कि एक अलग कैविटी, एक अलग कैविटी फ्यूज है, लेकिन सेप्टम आपको केवल नजर आएगा, फ्यूजन दिखेगा लेकिन एक सेप्टम बीच में दिखेगा, तो सेप्टम। यहाँ पर देखो ये यूट्रस वाला पोर्शन जो होगा वो क्या नहीं होगा, फ्यूज नहीं होगा, दो अलग अलग यूट्रस दिखेंगे, और फंडस जो होगा अबनॉर्मल कॉन्टोर के साथ क्या दिखेगा, नीचे थोड़ा सा डिप करता हुआ दिखेगा। और कंप्लीटली अगर पूरा डिप दिखे अलग से, डीप में वो चला जाए, तो उसको अपन बोलेंगे डायडिल्फिस। क्या बोलेंगे? डायडिल्फिस बोलेंगे। अब देखो अगर सेप्टेट यूट्रस है किसी के पास, अगर किसी को सेप्टेट यूट्रस है, तो मान लो ये अपना क्या है, ये क्या हो गया, ये सर्विक्स वाला पोर्शन हो गया अपना। तो सेप्टेट यूट्रस किसी के पास है, सेप्टेट यूट्रस है किसी के पास है, ठीक है। तो सेप्टेट यूट्रस वाली कंडीशन के अंदर क्या बताया होना चाहिए, मैंने क्या बताया था कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्या होता है, ये इनफर्टिलिटी होता है। क्या होता है? इनफर्टिलिटी होता है। तो इनफर्टिलिटी देखो क्या होता है, मंथली साइकिल के अंदर जब ओवरी ओवम रिलीज करती है तो अल्टरनेटिवली चलता है, अगर इधर वाली करेगी तो इधर, इधर वाली करेगी तो इधर। मोस्ट कॉमन कॉज क्यों होता है? क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए जाइगोट को जगह नहीं मिलेगी, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो गया? सेप्टेट। दूसरी चीज, दूसरी चीज आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये मिलेगा कि मान लो एंडोमेट्रियम जो होती वो यहाँ पर सेड हुई, एंडोमेट्रियम क्या होगी? शेड होगी। तो ये तो सेप्टा है, ये तो सेप्टा है अपना, ठीक है। सेप्टा हो तो यहाँ से क्या नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर एक कंडीशन मिल जाती है अपन को, उसको बोलते हैं अपन हिमेटोकॉल्पस बोल सकते हैं, या हिमेटोमेट्रा। अगर वो जो बाहर नहीं निकलेगा, मेंसेस वाला फ्लूइड यहाँ पर रहेगा, मेंसेस जो फ्लूइड जो शेडिंग एंडोमेट्रियम वाला कंटेंट और जो ब्लड रहेगा वो अगर यहीं पे भरा रहेगा, तो उसको बोलेंगे अपन हिमेटोमेट्रा। क्या बोलेंगे? हिमेटोमेट्रा। क्योंकि मेट्रा वर्ड याद करो, जब अपन ने यूट्रस पढ़ा था तब देखा था कि नहीं देखा, मेट्रा अपन ने यूट्रस के लिए यूज किया था। और अगर वो वेजाइना के अंदर आके इकट्ठा हो गया तो उसको बोलेंगे हिमेटोकोल्पस, सॉरी सर्विक्स के अंदर आके रह गया तो उसको क्या बोलेंगे? हिमेटोकोल्पस। ये कंडीशन भी अपन को देखने को मिलेगी। तो इधर नहीं जाकर के वो किधर चला जाएगा? फेलोपियन ट्यूब साइड में चला जाएगा। तो जब अपन एंडोमेट्रियोसिस की बात करेंगे, जब एंडोमेट्रियोसिस एक डिजीज होती है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो अपनी जगह पर नहीं रह करके वो दूसरी जगह पर जाकर के ग्रो कर जाती है, उसको अपन एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो जब पढ़ेंगे उसकी पैथोलॉजी के अंदर ये चीजें आएंगी अपनी, कि जो जो मेंसेस ब्लड होता है ना वो रिट्रोग्रेड चला जाता है, उसको जाना चाहिए था सर्विक्स वेजाइना के थ्रू बाहर, लेकिन वो कहाँ चला जाता है? फेलोपियन ट्यूब की साइड में चला जाता है, और वहीं कहीं जाकर के अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो रिट्रोग्रेड मेंसेस उसकी पैथोलॉजी के अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसका वेरिएंट था एक। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट कॉमन कॉज इन यूट्राइन एनामली, टॉपिक प्रेगनेंसी का क्या, अगर पूछ ले कि आपको चार कंडीशन दे दी यहां पर, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन यूटेराइन एनामलीज, जो जितनी भी यूटेराइन एनामलीज है उसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज जो होगा वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कौन सा होगा? तो पहला तो आंसर दे दिया मान लो सेप्टेट, दूसरा उसने ऑप्शन दे दिया क्या? डायडिल्फस, तीसरा क्या दे दिया? यूनिकॉर्नुएट, और चौथा क्या दे दिया? बाइकॉर्नुएट। तो यहाँ पर आपको जो आंसर टिक करना है वो यूनिकॉर्निएट वाला करना है, क्योंकि एक साइड की इसकी फेलोपियन ट्यूब अगर रीजन, एक साइड की सॉरी उसकी मुलेरियन डक्ट अगर डेवलप नहीं हुई है, डेवलप नहीं होता उस वाली साइड के अंदर से वो निकल करके अगर वो कनेक्टिंग रही, तो देखो एक साइड का क्या बन गया अपना, ये यूट्रस वाला पोर्शन बन गया, ठीक है। इधर वाला क्या रह गया? ये ब्लाइंड रह गया। इधर वाला क्या रह गया?
ब्लाइंड, उसके बाद क्या ये अपनी सर्विक्स बन गई और इसकी ये क्या हो गई वेजाइना। तो अगर ये कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है और ये ब्लाइंड नहीं है, ये कनेक्टिंग है, ये वाला पोर्शन अगर है कनेक्टिंग है, तो मोस्ट कॉमन कोज जो होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वो क्या हो जाएगा अपना यूनिकॉर्नुएट। कि यहाँ पर जो फेट होगा इम्प्लांटेशन वो यहाँ पर नहीं होकर के इधर के थ्रू वो रास्ते क्या हो जाएगा बाहर निकल लेगा। बाहर निकल लेगा तो बाहर कहीं ना कहीं इम्प्लांट होगा, उसी को तो अपन बोलते हैं कि नॉर्मल प्लेस पर जिसको जाना होता है वहां पर नहीं जाकर के दूसरी जगह अनवांटेड प्लेस पर वो चला जाता है, तो उसी को तो अपन बोलते हैं एक्टोपिक। तो मोस्ट कॉमन कॉज अगर आपसे पूछे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का तो कौन सा आएगा यूनिकॉर्नुएट। तो यहाँ पर 5 जो आपको क्वेश्चन याद रखने हैं अच्छे अच्छे, वो कौन से याद रखने हैं? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी सेप्टेड, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी यूनिकॉर्नुएट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबॉर्शन वो याद रखना है फिर से सेप्टेड, और मोस्ट कॉमन यूटेराइन एनोमली वो भी आपको याद रखना है सेप्टेड याद रखना है। क्लियर है क्या? ये हो गई अपनी किसकी बात? यूटेराइन एनोमली की बात। आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे देखने को मिलेगा? ये वाला होप दिख रहा हो आपको। ठीक है, आप देखो एक आर्कुएट यूट्रस, पहले इसको एनामलीज मानते थे आर्कुएट यूट्रस को, आजकल इसको एक एनामली नहीं बोलते हैं अपन। इसका आउटकम जो है वो भी अच्छा है, रिप्रोडक्टिव आउटकम अगर अपन देखें तो वो भी अच्छा है, इसलिए इसको एनामली के अंदर अपन आजकल नहीं लेते हैं, इसको एनामली के अंदर नहीं लेते हैं। देखो सेप्टेट यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस के अंदर देखो ये वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन को केवल ध्यान में देना, ये अपनी इधर वाली कैविटी, ये इधर वाली कैविटी, ये देखो बीच के अंदर इंटरवनिंग सेप्टम प्रेजेंट है कि नहीं है। तो आपको अगर ये ग्राफिकल इसके अंदर रेडियोलॉजिकल अगर प्रेजेंटेशन दे दे, रेडियोलॉजिकल इमेज आपको दे दे, तो ये वाला आपको दिखेगा सेप्टेट यूट्रस दिखेगा। क्या दिखेगा? सेप्टेट, बीच में एक सेप्टम केवल दिखेगा आपको, बाकी नॉर्मल दिखेगा। अब देखो यहाँ पर, ये देखो इसकी मैं बात कर रहा था, ये वाला साइन अगर आपको कहीं दिखे तो आंख बंद करके डायटिल्फस, ऐसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो ऐसा साइन कहीं और भी देखते हैं अपन, ऐसा साइन कहीं और भी देखते हैं, जब कम्युनिटी अपन पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक ऐसा साइन आएगा, पूछूंगा उस टाइम। ठीक है, तो ये देखो डाइडिल्फस के अंदर ये इधर वाली मुलेरियन डक्ट अपना अलग ही मजे ले रही है, और ये इधर वाली मुलेरियन डक्ट अपने अलग ही मजे ले रही है, तो दोनों अलग अलग सेपरेट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं अपन को? तो ये हो गया डाइडिल्फस। और बाइकॉर्नुएट की अपन बात करें, बाइकॉर्नुएट में देखो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये दो यूट्रस हो गए और उसके बाद यहाँ पर कॉमन उसको दिख जाएगा, मतलब एक ये वाला पोर्शन, एक तो ये वाला याद रखो ऐसे, अगर ऐसे दिख रहा है पास पास में दोनों, बीच में कोई गैप नहीं है, तो हो गया बाइकॉर्नुएट। अगर ये वाला आ जाए तो डायडेल्फिस, सीधी बात, और बीच में सेप्टम दिख जाए तो सेप्टम। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यूट्रेन एनोमली की बात हो गई, अगला एक बहुत ही अच्छा और क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, उसकी अपन बात करेंगे मुलेरियन एजेनेसिस की। अभी तो अपन ने बात की कि मुलेरियन तो बन गई थी, चाहे एक बनो चाहे दो बनो, यहाँ पर अपन बात करेंगे कि मुलेरियन एजेनेसिस, मतलब जनरेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट ही एब्सेंट है, मुलेरियन डक्ट बनी ही नहीं। अगर मुलेरियन डक्ट बनी ही नहीं तो याद करो जब अपन डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट के अंदर अपन ने क्या बताया था कि ये मुलेरियन डक्ट जो है वो आगे जाकर के कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाती है? यूट्रस बनाती है, सर्विक्स बनाती है, फेलोपियन ट्यूब बनाती है, और क्या बनाती है? अपर 1/3 वेजाइना का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? मुलेरियन डक्ट से होता है। भेजे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? राम राम बोलते जाओ, जय श्री राम बोलते जाओ, भगवान आपको हिम्मत देगा, भगवान आपको हिम्मत देगा कि आप अपने सपने साकार करने में सक्षम हो। आस्तिक रहना भैया, नास्तिक नहीं रहना है। क्यों? ऊपर देख रहा है भगवान आपको, ये पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बिना पढ़े ये सफलता चाहते हैं तो इनको नहीं मिलेगी। ऊपर वाला देख रहा है, ईमानदारी से सफलता करोगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता, ईमानदारी से परिश्रम करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, एक दिन आपको सफलता मिलके ही रहेगी। तो मेहनत करते जाना, मेहनत करने वालों की कभी निराशा नहीं हाथ लगती है। ठीक है, आप रात को जागोगे तभी आपके दिन में जो माता पिता आपके कष्ट उठा करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना भैया, उनको मायूस में मत कर देगा। तो जब मुलेरियन एजेनेसिस की अपन बात करते हैं, इसका एक और नाम होता है। ठीक है, इसका एक और नाम होता है जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MRKH। एम बोले तो, एम बोले तो मैसाला डॉक्टर। ठीक है, तो देखो एम मतलब क्या हो गया? मेयर।
एम मतलब क्या हो गया, मेयर। आर मतलब क्या हो गया, रोकिटेंस्की। आर मतलब क्या हो गया, रोकिटेंस्की। आ के मतलब क्या हो गया, के मतलब हो गया कुशनर। के मतलब क्या हो गया, कुशनर। और एच मतलब क्या हो गया, होजियर। एच मतलब क्या हो गया, होजियर। तो इसको अपन क्या भी बोलते हैं, मेयर रॉकेट, मेयर रोकिटेंस्की कुशनर होजर सिंड्रोम भी अपन इसको बोल देते हैं। तो चाहे वो मुलेरियन एजेनेसिस बोले, चाहे वो एमआरकेएच, मेयर रोकिटेंस्की कुशनर होजर सिंड्रोम बोले, आपको समझ जाना है कि ये वो वाली बात कर रहा है जिस कंडीशन के अंदर दोनों ही मुलेरियन डक्ट ने बेड़ा गर्क कर दिया, दोनों ही नहीं मिली उसको। तो अगर दोनों नहीं मिली तो बेटा जी क्या क्या नहीं मिलेगा उस फीमेल के अंदर, ना तो यूट्रस मिलेगा, ना फेलोपियन ट्यूब रहेंगी, ना सर्विक्स रहेगा, और ना अपर वन थर्ड ऑफ वेजाइना वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। भेजे में जा रहा है क्या? अगर मुलेरियन एजेनेसिस हो गया, एमआरकेएच सिंड्रोम मिल गया उसके अंदर है, तो जो मुलेरियन डक्ट से बनने वाली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की स्ट्रक्चर थी इंटरनल ऑर्गन के अंदर, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और अपर वन थर्ड ऑफ वेजाइना पोर्शन है, बनेगा ही नहीं। जब अपन यूएसजी करेंगे तो यूएसजी के अंदर बिल्कुल कुछ भी अपन को देखने को नहीं मिलेगा, ना यूट्रस, ना सर्विक्स, ना फेलोपियन ट्यूब, और ना ही अपर वन थर्ड ऑफ वेजाइना। तो इसका ये दूसरा नाम हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहला जो सिम्टम आपको मिलेगा, मोस्ट कॉमन सिम्टम जो मिलेगा, वो मिलेगा प्राइमरी एमेनोरिया का। किसका मिलेगा, प्राइमरी एमेनोरिया। कोई भी लेडी आपके साथ आएगी, आपके पास आएगी, और वो बोलेगी प्राइमरी एमेनोरिया विथ नॉर्मल, विथ नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अरे भाई जी, ये क्या नई बात आ गई, प्राइमरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया मतलब उसको एक भी बार मेंसेस नहीं आया, लेकिन उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप है, उसका ऑक्सिलरी हेयर, उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट, उसके प्यूबिक हेयर, ठीक है, वो सब उस प्रेजेंट है, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट है, लेकिन एक बार भी उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया, एक बार भी मेंसेस नहीं आया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया। मतलब पहले एक भी बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया तो उसको प्राइमरी कंडीशन बोलते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया मतलब एक भी बार उसको मेंसेस नहीं आएगा। लेकिन जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की स्टडी अपन करेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, तो उसके अंदर नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनेंगे। ये डॉक्टर इस कैसी बात कर रहा है, ऐसे कैसे होगा? ऐसे इसलिए होगा, ऐसा इसलिए होगा कि देखो, जो मेंस्ट्रुअल होता है, जो मेंसेस होते हैं, उन मेंसेस के अंदर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो मेंसेस फ्लो होता है, और वो फ्लो किसका होता है, वो शेडिंग होती है किसकी, एंडोमेट्रियम की। किसकी शेडिंग होती है, एंडोमेट्रियम की। वो कहां से बाहर निकलती है, सर्विक्स, उसके बाद वेजाइना से। और एंडोमेट्रियम जो है वो किसकी इंटरनल लेयर थी, यूटरस की। किसकी थी, यूटरस की। अरे तो मुलेरियन एजेनेसिस, मुलेरियन डक्ट ही नहीं है, तो यूटरस ही नहीं है, तो एंडोमेट्रियम कहां से आएगी? अगर एंडोमेट्रियम शेड ही नहीं हुई, तो वेजाइना और सर्विक्स वाले पोर्शन से रास्ते से क्या निकलेगा, कौन सा मेंस्ट्रुअल फ्लो निकलेगा? तो उसको कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएंगे, क्योंकि मुलेरियन डक्ट ही जो है वो यूट्रस बनाती है, फैलोपियन ट्यूब बनाती है, सर्विक्स बनाती है, और क्या बनाती है, वेजाइना बनाती है। अगर एंडोमेट्रियम शेड होने के लिए नहीं है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो कहां से आएगा भाई? इसलिए प्राइमरी एमेनोरिया होता है। तो फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कैसे डेवलप हो गया डॉक्टर साहब? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो इसलिए हो गए क्योंकि अपन ने देखा था कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहां से डेवलप होते हैं, किसकी वजह से डेवलप होते हैं? वो होते हैं एक हार्मोन की वजह से। और वो कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर होते हैं, डेवलप होते हैं। और एस्ट्रोजन कहाँ से आता है? एस्ट्रोजन तो भाई साहब ओवरी से आता है। कहाँ से आता है, ओवरी से। और ओवरी का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? भाई साहब पहले ही क्लास में पढ़ाया था डेवलपमेंट में कि इसका तो जेनाइटल रिज से डेवलपमेंट होता है, इसका मुलेरियन डक्ट से कोई लेना देना नहीं है।
तो मुलेरियन डक्ट से बनने वाले स्ट्रक्चर का भले ही लोचा हो सकता है, लेकिन जेनाइटल डिस्क तो अपना काम करेगा, वो तो ईमानदारी से काम करेगा, वो तो ओवरी बनाएगा। ओवरी बनेगी तो जाहिर सी बात है एस्ट्रोजन भी निकलेगा, और एस्ट्रोजन निकलेगा तो एस्ट्रोजन तो अपना काम करेगा ही बॉडी के अंदर जाकर के, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करवाएगा ही करवाएगा। तो आपके साथ अगर क्वेश्चन में बोलता है कि एक लेडी जो है वो 20-22 साल की लेडी है, प्राइमरी एमेनोरिया है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसके नॉर्मल है, फिर भी उसको मेंसेस नहीं आ रहे, प्राइमरी एमेनोरिया है, कौन सी कंडीशन आपको बतानी है? तो आपको उसको कौन सी पहले तो इन्वेस्टिगेशन करवाओगे, उसको करवाना है, पहले तो करवाना है यूएसजी। यूएसजी में आपको देखना है कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब ये क्या हो गया भैया, ये मुलेरियन एजानिसिस एमआरकेएच सिंड्रोम का दिक्कत होने गई उसको, इसकी वजह से उसको ये नहीं, समझ में आया क्या? तो अब उसका अपन एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन के अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा? प्राइमरी एमेनोरिया तो अपन हिस्ट्री में देख लिया, उसने बता दिया एक भी बार नहीं है। एग्जामिनेशन में अपन को क्या दिखेगा? ब्लाइंड वेजाइना, ब्लाइंड वेजाइनल पाउच आपको वहां पर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ब्लाइंड वेजाइनल पाउच एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अरे लोअर वन थर्ड तो यूरोजेनाइटल साइनस से बन रही थी, लोअर टू थर्ड तो, अपर वन थर्ड तो बन रही थी कहां से? अपर वन थर्ड तो अपनी बन रही थी कहां से? वो वेजाइना का ब्लाइंड पाउच क्यों मिलेगा? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि जो अपर वन थर्ड वेजाइना है, अपन वन थर्ड वेजाइना कहां से डेवलप हो रही थी? वो हो रही थी मुलेरियन डक्ट से। कहां से हो रही थी? मुलेरियन डक्ट से। लेकिन अपने पढ़ा था कि लोअर टू थर्ड जो है, लोअर टू थर्ड जो है वो कहां से बनी थी? वो अपनी बनती है यूरोजेनाइटल साइनस से। तो लोअर वन थर्ड तो बनेगी, बनेगी, लेकिन किस फॉर्म में? ब्लाइंड पाउच के फॉर्म में। वो अपन को एग्जामिनेशन पे मिलेगा कि ब्लाइंड पाउच के फॉर्म में आपको वो मिलेगी। क्या क्या मिलेगी? वेजाइना मिलेगी। अब मान लो इसकी शादी हो गई, मैरिड टू समवन, किसी से उसकी शादी होगी। अब उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं? उसका उस कंडीशन में वेजाइनोप्लास्टी अपन करवा सकते हैं, उसके सर्जरी करवा करके क्या करवा सकते हैं? वेजाइनोप्लास्टी, इसका अपन ट्रीटमेंट, सर्जिकल उसका अपन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। शादी हो गई तो उसके वेजाइनोप्लास्टी कर देंगे। अब शादी हो गई तो क्या वो मां बन पाएगी? क्या वो मां बन पाएगी? अरे वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, लेकिन बायोलॉजिकल मदर तो बन सकती है। वो कैसे बन सकती है? अरे ओवरी तो है उसके पास, ओवरी से ही तो क्या करेंगे अपन ने? ओवम निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे? उसके जो पार्टनर होगा उसका सीमेन लेकर के, उसका स्पर्म लेकर के इन विट्रो क्या करवा देंगे? फर्टिलाइजेशन। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके एक अपन क्या ढूंढ लेंगे? एक सरोगेट मदर अपन ढूंढ लेंगे, और उसके अंदर उसको क्या करवा देंगे? इम्प्लांटेशन करवा देंगे। क्या करवा देंगे? इम्प्लांट करवा देंगे। तो जो एमआरकेएच की पेशेंट है, एमआरकेएच की पेशेंट है, वो क्या होगी? वो अपनी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगा वहां पर, क्योंकि यूट्रस जो है वो यूट्रस क्या है? बैटरी सर्वर इज ऑन, माफ कीजिएगा, ये हो गया। चलिए, तो वो बायोलॉजिकल मदर बन पाएगी। वो क्या हो जाएगी? वो बायोलॉजिकल मदर तो वो बन जाएगी, लेकिन वो कभी कंसीव नहीं कर पाएगी, मतलब अपने प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, वो प्रेगनेंसी के वो दौर से नहीं गुजर पाएगी, लेकिन वो अपना ओवम डोनेट करके उसको इन विट्रो फर्टिलाइज करके एक सरोगेट मदर ढूंढ करके उसके यूट्रस के अंदर उसको इम्प्लांट करके एंडोमेट्रियम में अपना बच्चा क्या कर सकती है? पैदा करवा सकती है। लेकिन वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि यूट्रस है ही नहीं भाई, यूट्रस है ही नहीं। ठीक है, ये हो गई उसकी बात, ओवरी की बात, कि वो बायोलॉजिकल मदर बन सकती है। ठीक है, अब अपन बात करें इससे एसोसिएटेड जो है, वो एसोसिएटेड डिजीज कौन कौन सी है? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? एसोसिएटेड डिजीज जो है वो एमआरकेएच से कौन कौन सी इसके एसोसिएटेड डिजीज है? अभी अपन ने बताया था, अगर एक साइड की मुलेरियन नहीं थी तभी रीनल एजेनेसिस हो गया था, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी क्या हो सकता है? रीनल अलामनी के अंदर रीनल एजेनेसिस हो सकता है। ठीक है, या दूसरी कंडीशन, हॉर्स शू शेप्ड किडनी आपको मिल सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ में स्केलेटल अबनॉर्मलिटीज आपको मिल सकती है, स्केलेटल अबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट रहेंगी मे बी, और
कार्डियक डिफेक्ट भी वहां पर प्रेजेंट रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? कार्डियक डिफेक्ट भी रह सकते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि जो नीचे दिए गए हैं फॉलोइंग में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो MRKH सिंड्रोम से एसोसिएटेड नहीं है? Which one of the following is not associated directly to the MRKH या मुलेरियन एजेनेसिस? तो ये तीन ऑप्शन तो ये दे देंगे आपको, रीनल एजेनेसिस, स्केलेटल, कार्डियक, और दूसरा दे देंगे पल्मोनरी। क्या बताएंगे आपका आंसर क्या जाएगा? पल्मोनरी। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन वो बना के दे सकता है। अरे तो भेजे में गया कि नहीं गया? यूट्रेन एनामली समझ में आई, मुलेरियन एजेनेसिस समझ में आई, बहुत बढ़िया, बोलो भारत माता की जय। अब देखो अगली वाली अपन बात करते हैं किसकी। ये अपना थोड़ा सा पोर्शन छूट गया था जब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक सिस्टम पढ़ रहे थे, उसके अंदर उसकी थोड़ी सी नर्व सप्लाई, कुछ कुछ ऑर्गन के ब्लड सप्लाई वहां पर भूल गए थे। और याद रखो ना रखो, यूट्रस की भैया याद रख लेना, क्योंकि पीपीएच के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ब्लड वेसल्स का, ब्लड सप्लाई का। और जब अपन डिलीवरी करवा रहे होते हैं या सिजेरियन दे कर रहे होते हैं, तब नर्व सप्लाई का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यूट्रस की याद कर लीजिएगा। कैसे? चलो, तो अगर अपन बात करें सबसे पहले किसकी, यूट्रस की, नर्व सप्लाई अपन टॉपिक डाल देते हैं पहले। पहला टॉपिक हो गया अपना, हम पढ़ लेंगे नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई। इसकी पहले अपन बात करते हैं यूट्रस की। पहले अपन किसकी बात करते हैं? यूट्रस की। तो इसकी अगर अपन किसकी बात करें, ब्लड सप्लाई की, यूट्रस को सप्लाई कौन करता है? अरे जब पीपीएच पढ़ेंगे तो बहुत काम में आने वाली है ये। पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ऑफ फीमेल इन ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज, और ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज में भी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पीपीएच। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो उसके भी अपन क्लास लेंगे, उसको भी अपन जैसे पीएच पढ़ा था उसके एमसीक्यू बेस पे भी क्लास लेंगे, और उसकी थ्योरी की क्लास भी अपनी रहेगी। थ्योरी वाली क्लास जो रहेगी वो थ्योरी के बैच में रहेगी, और एमसीक्यू क्लास जो रहेगी वो लाइव बैच में और थ्योरी के साथ में रहेगी। तो फटाफट आर्यन नर्सिंग क्लासेस के साथ जुड़ जाइए भैया जी, वहां पर बहुत सारे आपको ऑफर भी मिल रहे हैं भैया, और बहुत सारे आपको अच्छी अच्छी जो क्लासेज हैं वो मिल रही है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के द्वारा। फटाफट आर्यन नर्सिंग क्लासेस आर्यन परिवार में आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, दिवाली पे फटाफट ऑफर चल रहे हैं, धमाके ऑफर के साथ एंट्री कीजिए आप भी। तो यूट्रस की जो ब्लड सप्लाई की अपन बात करेंगे, तो यूट्रस की जो ब्लड सप्लाई होगी वो कौन करेगा? यूटेराइन आर्टरी। कौन करेगा भैया जी? यूटेराइन आर्टरी। और यूटेराइन आर्टरी जो होती है किसकी ब्रांच होती है? ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन है। किसका एंटीरियर डिवीजन है? एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। पूछते हैं भैया जी, इंटरनल इलियक आर्टरी। ये मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब अपन ट्रीटमेंट पढ़ेंगे पीपीएच का तो उसके अंदर आएगा कि क्या आएगा? उसके अंदर आएगा कि जो डीवेस्कुलराइजेशन अपन करते हैं, जो अपन डीवेस्कुलराइजेशन करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले अपन क्या करेंगे, यूटेराइन आर्टरी को अपन बांधने की कोशिश करेंगे कि अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो यूटेराइन आर्टरी को अपन क्या करेंगे, क्लैंप करेंगे। यूटेराइन आर्टरी को अपन क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे। अगर नहीं हुई तो एंटीरियर डिवीजन को करेंगे, अगर नहीं हुई तो इंटरनल पहुंचते। तो ऐसा क्या स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तब जाके मैं बता रहा हूँ ये चीजें कि यूट्रस जो होता है उसकी ब्लड सप्लाई यूटेराइन आर्टरी होती है, और यूटेराइन आर्टरी जो होती है वो ब्रांच होती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। ये तो हो गई इसकी ब्लड सप्लाई की बात। अब अपन बात करते हैं इसकी नर्व सप्लाई की बात। किसकी बात करते हैं? नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई ऑफ यूट्रस। ठीक है, अब देखो नर्व सप्लाई जो यूट्रस होता है, अब देखो लेबर जो होता है उस लेबर के ड्यूरेशन में जो पेन का पाथ होता है वो ट्रेवल करता है कौन से सेगमेंट? T10 से L1। कौन से सेगमेंट से ट्रेवल करता है पेन का पाथ? T10 से L1 सेगमेंट के साथ क्या करता है? ट्रेवल करता है। T10 से लेकर के L1 के साथ क्या करता है? L1 सेगमेंट जो होता है वो जो सेंसरी वाले सिस्टम होता है, सेंसरी सप्लाई जो होती है वो इसी से होती है। सेंसरी सप्लाई जो होती है T10 सेगमेंट से लेके L1 तक, वो क्या करती है? लेबर के ड्यूरेशन के अंदर जब लेबर हो रहा होता है, जो पेन फील होता है, वो पेन को किस सेगमेंट से लेके जाता है, लेके जाया जाता है, ट्रेवल करता है T10 से L1। अब यहाँ पर आपको तीन चीजें याद रखनी है। तीन चीजें क्या याद रखनी है? अगर आपसे कोई पूछ ले
कि यहाँ पर जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, कौन सा दिया जाता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो दिया जाता है वो, अगर देखो T10 से L1 आपको याद रखना है। पहली कंडीशन, अगर वो आपसे पूछ ले कि फर्स्ट स्टेज का, फर्स्ट स्टेज का ऑफ लेबर पेन आपको क्या करना है, कम करना है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का क्या करना है, पेन कम करना है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो डिलीवरी होती है वहां पर कौन सा एनेस्थीसिया अपन यूज करते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। कौन सा करते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो जो ये ब्लॉक अपन देते हैं, ये जो नर्व ब्लॉक अपन देते हैं, ये कौन से सेगमेंट में देते हैं, अगर फर्स्ट स्टेज के लेबर के पेन को आपको कम करना है तो आपको ब्लॉक जो होगा, वो ब्लॉक नर्व सेगमेंट का जो ब्लॉक होगा वो कौन से लेवल पे देना पड़ेगा, T10 पे देना पड़ेगा। किस पे देना पड़ेगा, T10 पे। अलग अलग करके बता रहा हूँ, याद रखना, पूछ लेता है। ठीक है, T10 पे ब्लॉक कर दोगे तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का पेन कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको सीजेरियन करना है, सीजेरियन सेक्शन करना है, तो वो ब्लॉक जो होगा वो थोड़ा सा खिसक करके ऊपर चला जाएगा। कहां पर देंगे अपन, T4 सेगमेंट पे देंगे। कहां पर देंगे, T4 सेगमेंट पे। कहां पर देंगे, T4 सेगमेंट में। तो यूट्रस की जो नर्व सप्लाई होती है उसका सेगमेंट जो होता है, सेंसरी नर्व सप्लाई का जो सेंसरी सेंसेशन लेके जाते हैं, उसका जो सेगमेंट होता है वो T10 से L1 होता है। एपिड्यूरल ब्लॉक अपन देते हैं, एनेस्थीसिया अपन देते हैं डिलीवरी के टाइम में। अगर अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का आप पेन कम करना है तो देना है T10 सेगमेंट पे। अगर आपको सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं तो आपको ब्लॉकेज देना है, नर्व सेगमेंट का ब्लॉक करना है, कौन सा, T4 लेवल पे आपको क्या करना है, ब्लॉक करना है। T10 लेवल पे और ये T4 लेवल पे। यहां तक समझ में आया क्या। अब पहले का नहीं करना, दो सिजेरियन भी नहीं करना, अगर आपको सेकंड स्टेज का करना है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, इसका अगर आपको पेन डिक्रीज करना है, इसको आपका पेन अगर करना है तो S2 S3 S4, सादी भाषा में बोले तो उडंडल नर्व ब्लॉक आपको देना है। कौन सा देना है, उडंडल नर्व ब्लॉक आपको देना है, जो सप्लाई करती है किसको, सर्विक्स एंड वेजाइना को। किसको करती है, सर्विक्स और वेजाइना। किसको करती है, सर्विक्स और वेजाइना को वो क्या करती है, सप्लाई करती है। तो एपिsiotomy देते हैं के जस्ट प्रायर। ठीक है, उसका अगर सेकंड स्टेज का करना है तो अपन को S2 S3 S4 लेवल पे सेगमेंट पे क्या करना है, ब्लॉक करना है। और जिसको अपन बोलते हैं पुडल्डन नर्व ब्लॉक। तो यहाँ पर ये भी याद रखना कि सर्विक्स जो है वो सर्विक्स और वेजाइना की जो नर्व सप्लाई होगी वो कौन सी होती है, पुडल्डन नर्व। यहाँ पर जो सेंसरी सप्लाई करती है वो कौन, सेंसरी सेंसेशन लेके जाती है वो कौन सी लेके जाती है, सर्विक्स और वेजाइना से पुडल्डन नर्व। अगर पुडल्डन नर्व को ब्लॉक कर देंगे तो पेन सेंसेशन ले नहीं जा पाएगी, ले नहीं जा पाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड स्टेज के पेन को अपन सक्सेसफुली कम कर पाएंगे। तो तीन चीजें याद रखनी है नर्व सप्लाई के अंदर, T10 से L1। अगर आपको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ब्लॉकेज देना है तो अगर फर्स्ट स्टेज का लेबर का दर्द आपको कम करना है तो T10 लेवल पे देना है। अगर आपको सीजरियन सेक्शन करना है तो T4 लेवल पे। और आपको सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का पेन कम करना है तो आप S2 S3 S4 सेगमेंट पे क्या देना है, ब्लॉक देना है, जिसको पुडल्डन नर्व जो होती है वहां से निकलती है सेंसेशन लेकर के, वो जो सर्विक्स और वेजाइना को सप्लाई करती है। ठीक है, ये अपनी थी कौन सी, ये वाली। अब देखो कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया अपन यूज करते हैं यहाँ पर, एपिड्यूरल, वो होता है बुपिवेकेन। कौन सा होता है, बुपिवेकेन। और इसका अपन 0.0625% ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं, उतना ही क्यों करते हैं, इतना लॉजिक कोई नहीं बताएगा, लॉजिकली चलना है, लॉजिक दिमाग में बिठाते चलना है, कंसेप्ट बिठाते चलना है। एक बार आंखों के सामने पिक्चर बन जाएगी, कभी क्वेश्चन गलत नहीं कर जाओगे। जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया मोस्ट कॉमन यूज होता है वो कौन सा होता है, बुपिवेकेन होता है। और उसकी जो परसेंटेज होती है कितनी होती है, 0.0625% अपन बुपिवेकेन यूज करते हैं। क्यों, इसके अमाउंट स्पेसिफिकली मैंने क्यों बताई है, क्योंकि अगर इतनी अमाउंट तक आप दे दोगे, इतनी अमाउंट तक दोगे तो वो केवल सेंसरी ब्लॉक करेगा, और अपन को सेंसरी तो ब्लॉक करना है, अपने टारगेट ऑर्गन से सेंसेशन, पेन के सेंसेशन ब्रेन तक नहीं जाए, सेंटर तक नहीं जाए, वही तो, इतना ही तो करना है अपन को। वहां से आने वाले सिग्नल को थोड़ी रोकना है भाई, जाने वाले को रोकना है, दर्द कम फील करवाना है।
तो जाने वाले सेंसेशन, पेन सेंसेशन को रोकना है और उसके लिए अपन को सेंसरी ब्लॉक देना है। और सेंसरी ब्लॉक जो होगा वो बुपी वेकेंट के कितने अमाउंट के 0.0625% के साथ हो जाता है। अगर इसके अमाउंट बढ़ करके 0.125% कर दी बेटा जी, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मतलब यहाँ पर मोटर जो होगा वो मोटर भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि बुपी वैकेन एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर, क्वांटिटी के अंदर दिया है 0.0625%, उतना ही देना है। अगर उसे ज्यादा दे दिया तो वो सेंसरी के साथ साथ मोटर ब्लॉक भी कर देगा, जो कि अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे भेजे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जाएगा, जब तक जाएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बार 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 दिमाग में पिक्चर बिठा लेना, क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। ये हर एक स्लाइड से ऐसा मान के चलो आपके इस कदर आपको पढ़ना है, इस सामने जो सर लिख रहे हैं उस एक लाइन से, हर एक लाइन से क्वेश्चन आने वाला है और उसकी पिक्चर दिमाग में बिठाते चलना है बेटा जी। ठीक है, ये हो गई यूट्रस की बात। अब अपन बात करते हैं किसकी, ओवरी की बात। किसकी बात करते हैं, ओवरी की। तो ओवरी के बारे में ज्यादा याद रखने का, यहाँ पर जो होता है वो ओवेरियन आर्टरी कौन सी होती है, ओवेरियन वेसल, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन, ओवेरियन आर्टरी यहाँ पर याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि सर्विक्स और वेजाइना की नर्व सप्लाई, सर्विक्स एंड वेजाइना की नर्व सप्लाई, तो अभी अपन पढ़ के आए पुडंडल नर्व, कौन सी हो गई, पुडंडल नर्व। कौन सा सेगमेंट का ब्लॉक देने वाला, S2 S3 ऐसे 4 सेगमेंट, ये पुडंडल नर्व होगी। अगर आपसे पूछ ले पहले पे देखो नर्व सप्लाई, क्योंकि नर्व सप्लाई ही पूछता है इनकी, जिनकी जो पूछती है टू द पॉइंट चल रहे हैं, फालतू की कोई चीजें नहीं है। ऐसा मत समझना कि टाइम पास हो रहा है, हर एक चीज से क्वेश्चन उठ के आने वाला है, टू द पॉइंट बात हो रही है यहाँ पर। आपसे पूछ लेता है फेलोपियन ट्यूब की, इसकी पूछ लेता है फेलोपियन ट्यूब की ब्लड सप्लाई, क्या पूछ लेता है, फेलोपियन ट्यूब की ब्लड सप्लाई। अरे तो इसको याद करने के लिए देखो, इधर साइड की क्या बनाओ फेलोपियन ट्यूब, उधर साइड की क्या बनाओ फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पर क्या बना दो, ये इसका फिमरिया बन गया, यहाँ पर इसका क्या बन गया, ये इसका फिमरिया बन गया, ये अपना क्या बन गया, यूट्रस बन गया, यहाँ पर ये अपनी वेजाइना बन गई, ये वाला सॉरी सर्विक्स बन गई, ये वाला पोर्शन, ये वाला अपना क्या बन गया, वेजाइना। यहाँ पर क्या होती है, ओवरी, यहाँ पर क्या होती है, ओवरी। फेलोपियन ट्यूब के ब्लड सप्लाई आसान बना रहा हूँ। तो जो इधर वाला है वो इधर वाले की ब्लड सप्लाई होगी, वो इधर वाला है इधर वाले की। तो देखो ओवरी को कौन सप्लाई कर रहा था, ओवेरियन आर्टरी। यूट्रस को कौन कर रहा था, यूट्राइन आर्टरी। तो जो मीडियल टू थर्ड है बेटा जी, जो फेलोपियन ट्यूब का मीडियल टू थर्ड पोर्शन जो है, पार्ट जो है, वो तो किसके द्वारा सप्लाई किया जाएगा, यूटेराइन आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा, यूटेराइन आर्टरी के द्वारा। और जो लेटरल वन थर्ड बच गया, लेटरल वन थर्ड जो बच गया, वो लेटरल वन थर्ड के पार्ट की सप्लाई जो होगी वो किसके द्वारा होगी, ओवेरियन आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा, ओवेरियन आर्टरी के, मसला ही कोई नहीं, वैसे कोई नहीं। देखो ये यूट्रस है, यूट्रस का जो टू थर्ड वाला पोर्शन है, यूट्रस का ये जो मान लो ये वाला टू थर्ड पोर्शन है, ये वाला वन थर्ड। तो देखो लेटरल, लेटरल मतलब मिड लाइन से अवे, अवे फ्रॉम मिड लाइन उसको लेटरल बोलते हैं, मिड लाइन टुवर्ड्स मिड लाइन उसको क्या बोलते हैं, मीडियल बोलते हैं। तो ये देखो अपन ये मिड लाइन अगर पूछे तो ये टुवर्ड्स मिड लाइन मतलब मीडियल टू थर्ड जो होगा वो यूट्रस के पास वाला जो पोर्शन होगा मीडियल टू थर्ड, उसको सप्लाई करेगी यूट्राइन आर्टरी। और लेटरल वन थर्ड जो कि ओवरी के पास वाला हिस्सा होगा उसको करेगी ओवेरियन। मसला ही कोई नहीं, ओवरी के पास है ओवेरियन आर्टरी, यूट्रस के पास है यूट्राइन आर्टरी। मसला ये है कि मीडियल टू थर्ड याद रखना और लेटरल वन थर्ड याद रखना, याद भी नहीं रखना। ऐसे याद रखो यूट्रस जो होता है वो क्या करता है, बच्चे के साथ बढ़ता है, तो बड़ा वाला पोर्शन जो होगा वो फैलोपियन ट्यूब का, वो किसके द्वारा सप्लाई किया जाएगा, वो यूट्रस के द्वारा। अगर रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटोगे तो मरोगे, रटोगे तो मरोगे। कैसे, रात भर रट्टा मारा, रात भर रट्टा मारा कि फैलोपियन ट्यूब के मीडियल टू थर्ड का यूट्राइन आर्टरी, लेटरल वन थर्ड का ओवेरियन आर्टरी, मीडियल टू थर्ड यूट्राइन आर्टरी, लेटरल वन थर्ड ओवेरियन आर्टरी, मीडियल टू थर्ड यूट्राइन आर्टरी, लेटरल वन थर्ड ओवेरियन आर्टरी। और सुबह उठते ही पेपर के सामने जाते ही सारा मसला उल्टा हो गया। लेटरल वन थर्ड यूट्राइन आर्टरी, मीडियल टू थर्ड ओवेरियन आर्टरी, लो हो गया क्लोज पोर्ट। तो रटना कोई नहीं है, पिक्चर सामने बननी चाहिए। ये आपकी नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई की याद रखनी है, इससे क्वेश्चन आपको पूछने वाला है बेटा जी। आज अपन ने पढ़ लिया यूट्राइन फिनोमिना, अपन ने खत्म कर ली। दूसरा मुलेरियन एजेनेसिस खत्म कर लिया, और जो बचा हुआ पोर्शन था अपना ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कि नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई क्या होगी, कौन इसको सेंसेशन लेके जाएगी, कौन से नर्व सेंसेशन लेके आएगी, कौन सी आर्टरीज को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, ये चीजें आज अपन ने बात कर ली।
एक बार फिर अपन बात कर लेते हैं अपने अचीवमेंट की, अपने आरएनयू के अचीवमेंट की फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि मजा आता है बेटा जी, क्योंकि मजा आता। कहाँ गए अपना, ये राम, ठीक है। यही वो रामबाण है जिसके दम पर आज हम इतना बोल रहे हैं कि क्वालिटी की बात कर रहे हैं, कि अपने अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। फटाफट से अपना ये ऐप पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। कम प्राइस के अंदर आपको डेली 2 टेस्ट मिलने वाले हैं, और इन्हीं टेस्ट की बदौलत आपके सामने जो कल इंटरव्यूज होने वाले हैं बच्चों के, सिलेक्टेड बच्चों के, जिनको एम्स में पहुंचाया, अपने डिजायर्ड एम्स में पहुंचाया आरएनयू परिवार ने, आरएनयू परिवार उनके साथ हर कदम पे मिलके चला है, उनको अपने पसंदीदा एम्स के अंदर फटाफट से ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। तो ये वही रामबाण है जिसका उनने अटेम्प्ट किया था, और एज इट इज क्वेश्चन आए थे, या फिर उसके पैटर्न पे आए थे पूरे के पूरे क्वेश्चन। लगभग ऑलमोस्ट अपन ने क्वेश्चन पेपर कवर कर लिया था हमारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस ने। तो फटाफट आरएनयू परिवार के साथ जुड़ जाए। इसी के साथ आज अपनी क्लास खत्म करते हैं। राधे राधे, जय श्री श्याम, शुभ रात्रि।